पता है, उस दिन अखबार में एक खबर पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। सुबोध की यह बात सुनते ही बाकी सभी चौंक गए। किस घटना की बात कर रहा है तू? ओह हाँ हाँ, याद आया। क्या डेलो वाली घटना की बात कर रहा है? सच में वो बात तो काफ़ी चिंता की थी। मैंने भी वही खबर पढ़ी थी, लेकिन बात यह है कि आज के ज़माने में भी ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। समर उनके पास बैठकर कॉफी पी रहा था। वह भी उनकी बातचीत में शामिल होने का मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला, वह बीच में बोल पड़ा। अच्छा सुनो ना, बोल रहा हूं, कितने दिन हो गए कहीं घूमने ही नहीं गए। पहले जहां भी गए थे किसी का मन नहीं लगा था, अच्छा भी नहीं लगा। काफी समय से सोच रहा था कि किसी पहाड़ी इलाके में जाए, और पहाड़ी जगह का माहौल तो अलग ही होता है। पेड़ों से घिरा ठंडी हवा, जिसमें खुद को खो देने का एक अलग ही मजा है। नैनीताल के बाद से कहीं जाना ही नहीं हुआ। इस बार सोच रहा हूं कि डेलो चलते हैं। क्या कहता है रमेश? समर की बात सुनकर रमेश और सुबोध दोनों ही थोड़ा घबरा गए। डेलो? वहां सुना है, वहां तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी कोई वास्तविक सच्चाई ही नहीं मिलती। वही अंग्रेजों के जमाने का पुराना कॉटेज, और फिर ये सब किस्म के खून खराबे, यहां तक कि मतलब वहां उन सब की मौजूदगी भी बताई जाती है। अरे छोड़ना ये सब बकवास बातें। वहां भूत वूत क्या होगा? खाली सी जगह है, बहुत साल पुराना एक कॉटेज है। सुना है दार्जिलिंग से करीब 51 किलोमीटर दूर पड़ता है यह शहर कालिम्पोंग, और उसके पास ही एक छोटी सी पहाड़ियों से घिरी जगह है। यह प्रकृति की खूबसूरती से भरी हुई जगह है। कहते हैं एक बार जाओ तो फिर वापस आने का मन ही नहीं करता। मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त अपने परिवार के साथ वहां गए थे। बहुत मजा आया था। उनकी सारी तस्वीरें देखकर तो मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने मन ही मन बना लिया, हम लोग भी जाएंगे। बीवी बच्चे लेकर जाओगे तो सारा मजा खराब हो जाएगा। वैसे भी शादी के बाद भी खुद को बैचलर ही समझता हूँ, इसलिए तुम्हें भी यही सलाह देता हूँ, तुम दोनों भी चलो। बहुत बढ़िया कटेगी छुट्टी, बिना किसी झंझट के। अब तुम्हारी मर्जी, तुम आओ या ना आओ, मैं तो जा ही रहा हूं। इतना कहकर समर चुप हो गया। इसके बाद सुबोध और रमेश कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दोनों के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। डर भी था, लेकिन उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की ख्वाहिश भी उतनी ही ज्यादा थी। आखिर ज्यादा देर चुप न रह सके और एक साथ बोल पड़े। हाँ चलेंगे, चलेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे। उन्हें इतना उत्साहित देखकर समर बहुत खुश हुआ। फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तो फिर देर किस बात की, इस शुक्रवार निकल पड़ते हैं। समर की बात सुनकर सब हंस पड़े। समर के कहने पर सबने सामान समेटा और शुक्रवार को निकलने की तैयारी कर ली। समर की कार से जाने का फैसला गलत नहीं था। अपनी कार से दूर दराज घूमने का मजा ही अलग होता है। स्वतंत्रता भी रहती है। जहां मन करे वहां रुक कर जगह का आनंद ले सकते हैं। बाहर की गाड़ी यानी किराए की गाड़ी लेने पर बहुत दिक्कतें होती है। उनके नियम पर चलना पड़ता है। कहाँ कितना रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं, हजारों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समर खुद गाड़ी चला सकता था, इसलिए वही कार को पहाड़ की ढलान पर आगे बढ़ाता रहा। तीस्ता नदी के मोड़ों वाली सड़क, नदी किनारे का अद्भुत दृश्य सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। समय था मार्च का। सर्दी का असर कम हो रहा था और हल्की गर्माहट दार्जिलिंग को अपनी गोद में समेटने लगी थी। उस संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। एक लगातार फैला हुआ सौंदर्य जिसे देखते ही रहने का मन करता है, जैसे वह हर यात्री को अपने पास खींच रहा हो।
समर की तरह बाकी दोनों भी उस मनमोहक दृश्य में खोए हुए थे। गाड़ी कुछ दूर ही बढ़ी थी कि अचानक एक काली बिल्ली सड़क पार कर गई। समर ने जोर से ब्रेक मारा। अरे अरे, उफ, उफ, उफ। बाप रे बाप। धीरे समर। देख भाई, भूल मत, ये कोलकाता की सीधी सड़क नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। यहां चढ़ाई उतराई हर जगह है। रास्ता हर जगह बराबर नहीं होता। एक बार गलती हुई तो गाड़ी सीधी खाई में गिरेगी। सुबोध की बात पूरी होते ही उन्होंने देखा कि आगे घनी धुंध उतर आई है, मानो सारी जगह को निगल गई हो। धुंध में कुछ भी दिख नहीं रहा था। जब धुंध थोड़ा छूटी तब सबके होश उड़ गए। अगर गाड़ी थोड़ा भी और आगे बढ़ जाती तो वह सीधे खाई में गिर पड़ती। सिर्फ कुछ ही फीट का फर्क था। यह देखकर तीनों बुरी तरह डर गए। मैं तो गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा था, लेकिन पता है अचानक क्या हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे मेरी कार के सामने एक काली बिल्ली आ गई हो। मैं उसे लगभग कुचल ही देता। इसलिए मुझे जोर से ब्रेक मारना पड़ा। फिर सामने ये भयानक खाई दिखी। और ये धुंध आई कहां से? कैसे जान बची? ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उफ। समर ने देखा बाकी दोनों बिल्कुल चुप बैठे हैं, मुंह खोले सामने वाली भयावह खाई को देख रहे हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर गाड़ी का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। ओ साहब, साहब सुन रहे हैं? ओ साहब। कौन है? समर घबरा गया। उसने शीशा नीचे किया तो वह आदमी बोला, इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? रास्ता तो उस तरफ है। क्या आप लोग कालिम्पोंग जाएंगे? हाँ, मतलब हम वहीं जाने वाले थे, लेकिन कार यहां कैसे आ गई ये हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबू, ये जगह ही ऐसी है। यहाँ पहले भी ऐसी बहुत एक्सीडेंट हो चुका है। इस तरफ कैसे गाड़ी मोड़ ली किसी को नहीं पता। लोगों को पता था कि यही सही रास्ता है, लेकिन कोई एक मायावी शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक वैसे जैसे मौत की तरफ धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन सावधान रहिए बाबू, आजकल इस तरफ तरह तरह की भयानक घटनाएं सुनाई देती है। सब कहते हैं उसका ही हाथ है, उसका ही, वही। उसके चेहरे से ही साफ था कि वह किसी बात को बोलते बोलते जाने क्यों रुक गया। यह देखकर सुबोध बोल पड़ा, देखिए, यहां आते ही हम एक बड़े हादसे से बच गए हैं, लेकिन आपकी ये अजीब बातें हमारा डर और बढ़ा रही हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी सलाह अपने पास रखें और हमें आगे जाने दें। वैसे भी देर हो रही है, शाम से पहले उस जगह पहुंचना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। समर ने कार स्टार्ट कर दी। उसी वक्त वह आदमी फिर बोला, फिर से कह रहा हूँ, सावधान रहिए। मेरी बात बेतुकी लग सकती है, लेकिन बाद में आप लोगों को पता चलेगा। तब बचने का रास्ता नहीं मिलेगा।
सावधान, सावधान। उस आदमी की चेतावनी पूरी होने से पहले ही समर ने कार बढ़ा दी। उसी क्षण सुबोध ने उस आदमी की आंखों में देखा और बुरी तरह सिहर गया। उसकी आंखें गुद्दल जैसी गहरी लाल हो चुकी थीं। कुछ देर पहले बिल्कुल सामान्य दिखने वाला वो आदमी अचानक इतना विचित्र कैसे हो गया, यह बात किसी की भी समझ में नहीं आई। कार फिर पहाड़ी ढलान पर चढ़ने लगी। इधर का दृश्य और भी मनमोहक था। ढलान पर रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल खिले थे। आकाश में उड़ते पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सूरज की लालिमा पूरी जगह पर एक अद्भुत चमक फैला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कार किसी स्वप्न लोक के बीच से गुजर रही हो। जब कार उस पुराने कॉटेज के सामने जाकर रुकी, तब तक जगह पूरी तरह शाम की चादर में लिपट चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था और प्राकृतिक खूबसूरती धुंधली होकर जैसे खो सी गई थी। सुबोध समर और रमेश की ओर देखकर बोला, अरे, तुमने एक बात नोटिस की? यहां आते समय रास्ते में जिनसे भी पूछा, किसी ने भी इस जगह को लेकर ठीक से कुछ कहना नहीं चाहा। यहां क्या हुआ क्या नहीं, इस बारे में भी कोई बोलना नहीं चाहता था। लग रहा था जैसे सब लोग किसी बात को छुपा रहे हो, किसी खतरे से खुद को बचा रहे हो। मेरे हिसाब से तो बात साफिल है। अब तुम लोग क्या सोचते हो वो बताओ। छोड़ना भाई, अभी इन बातों में दिमाग मत लगा, पहले कार से उतरते हैं। समर ने कहा। अचानक बिजली क्यों चमक रही है? लगता है बारिश होने वाली है। इस समय बारिश काफी अजीब लग रहा है, लेकिन अब क्या करें? आ ही गए हैं तो कुछ करने को है भी नहीं। और आते वक्त न कोई कार दिखी, न कोई दुकान, न ही आसपास कोई घर। बिल्कुल विदेशी इलाकों की तरह दूर दूर पर एक एक घर, वो भी एक दूसरे से अलग थलग, जैसे किसी निर्जन मृत्युलोक में आ पहुंचे हों। खैर छोड़, वो रहा कॉटेज। देखने से ही लगता है बहुत पुराना है। क्या सच में यहां कोई रहता भी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा सुन, मैं कार को उस खाली जगह पर पार्क कर देता हूं। तुम दोनों कार से उतरकर उस तरफ जाकर खड़े रहो, मैं भी आता हूं। सुबोध और रमेश कार से उतरकर एक खाली जगह पर जाकर खड़े हो गए। समर ने कार को पार्क किया और उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि उसे सड़क किनारे लाल खून की मोटी लकीरें दिखाई दी। खून झाड़ियों के बीच से बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। यह देखते ही समर के पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा किसी जानवर को बुरी तरह नोच फाड़कर उसका शरीर झाड़ियों में फेंका गया है। दृश्य इतना भयावह था कि पहचानना भी मुश्किल था कि वह कौन सा जानवर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया हो। यह देखते ही समर को उल्टी आने लगी। वह घबराकर बाकी दोनों की ओर बढ़ा। समर की हालत देखकर वे भी सहम गए। रमेश ने पूछा कि क्या हुआ रे समर, ऐसे क्यों उल्टी जैसा कर रहा है? समर ने खुद को थोड़ा संभाल कर कहा, यार मत पूछ, ये जगह बहुत अशुभ लग रही है। आते वक्त पहले वो काली बिल्ली, फिर वो अजीब आदमी, और अब ये झाड़ियों में सड़ती हुई जानवर की लाश। खून बहकर मेरे पैरों तक आ गया था। मैंने जैसे ही नीचे देखा, जो नजारा दिखा उसे देखकर बाप रे, उल्टी आना तो बनता ही था। बादलों की गरज लगातार बढ़ती जा रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तभी तीनों ने देखा कॉटेज के अंदर हल्की सी रोशनी चल रही है, जैसे कोई लालटेन की रोशनी।
सुबोध बोला। इसी वजह से लोग इस जगह को भूतहा कहते हैं। आगे देख, जगह इतनी पुरानी है कि यहां आज भी लालटेन जलाना पड़ता है। बिजली का कोई इंतजाम ही नहीं है। तभी बादल फिर से गरज उठा। तीनों कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूरी से ऐसा लगा जैसे ऊपर पहली मंजिल की खिड़की से कोई छाया हटकर अंदर चली गई हो। उसी समय उनका ध्यान घर के पास के बगीचे में रखी एक खाली झूले पर गया। झूला हवा में खुद ब खुद कड़कड़ की आवाज के साथ झूल रहा था। समर की निगाह उस पर पड़ते ही उसे लगा जैसे एक महिला झूले पर बैठी है। लाल आंखों से उसे घूरते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ। यह देखते ही समर जोर से चिल्ला उठा। वो कौन बैठी है? वो कौन है?